हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नई क्लास लेकर। और वो नई क्लास क्या है, ये है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का जो बैच हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश का मेंस का दंगल, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पैराजम्बल्स। ठीक है, पैराजम्बल्स कौन से, अभी जो सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ है, ये देखो, जो सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ है प्री का, तो टोटल 39 शिफ्ट्स के अंदर हुआ है वो। तो उसके अंदर जितने भी पैराजम्बल्स पूछे गए हैं वो सारे के सारे अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसकी 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई है, मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी तो पहले आप जाकर वो देख लो, क्योंकि आज की क्लास, जैसे ये क्लास 2 है जो मैंने कल कराई थी, कल अपलोड किया था मैंने। आज हम करने वाले हैं क्लास 3। कल मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए थे, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे 21 से। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस 2 नहीं देखी है तो पहले आप जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, सीजीएल 2023 मेंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको ये दोनों क्लासेस मिल जाएंगी पैराजम्बल्स की। तो पहले आप वो देख लो, खास करके पहली क्लास वो जरूर देख लो। अब पहली देखोगे तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस में आओगे बढ़ते हुए, तो पहले पहली क्लास देखना, फिर दूसरी क्लास देखना, फिर तीसरी क्लास देखना, ये जो आज की क्लास चल रही है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हो तो, अगर आप डेली पढ़ रहे हो मुझसे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन को, आप सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करके आपको सारे क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको कराता हूं। ठीक है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, क्या दे रखा है। सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखो, ए, डी, सी और ये भी डी, यानी कि आपको पता है कि बी से तो शुरू नहीं हो सकता, बी से शुरू नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सी से शुरू होगा या डी से शुरू होगा या ए से शुरू होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ो एक बार, आप एक बार डी वाले को पढ़ो। देखो, टू ऐड टू दिस, टू ऐड टू दिस मतलब, और इसमें ऐड करते हुए, जैसे हम कई बार कुछ बात बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई देख, अगर तू मेरे साथ चलता है तो मैं तुझे पैसे तो दूंगा ही, एंड टू ऐड टू दिस, और इसके साथ साथ में मैं तुझे ये भी, तो समझ रहे हो। तो हम टू ऐड टू दिस कब बोलते हैं, जब उससे पहले कुछ ना कुछ बोल चुके होते हैं। आप ऐसे समझो, हम किसी भी चीज में ऐड कब करते हैं, जब कोई चीज पहले से हमारे पास अवेलेबल हो, तभी तो उसमें कुछ नया ऐड करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको पता है कि डी से तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है, तो यानी कि ये दोनों जो है ना आपने सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बचा ए और सी। अब ऐसे में मैंने आपको हमेशा बता रखा है, या तो आप ढूंढ लो कि भाई इंट्रो किससे बन रहा है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन किससे मिल रहा है, जो कि स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। ए को पढ़ो, ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी and increased focus on performance outcomes, many employees are unable to enjoy a proper work life। एक मुझे लग रहा है कि हाँ, एक मतलब इंट्रोडक्शन हो सकता है कि भाई टाइट डेडलाइंस होने की वजह से, डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स होने की वजह से, जो कई सारे इंप्लॉइज हैं आर अनेबल टू एंजॉय प्रॉपर वर्क लाइफ, वो प्रॉपर वर्क लाइफ जो एंजॉय नहीं कर पाते। सी को पढ़ो, इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड, आज की तेज बढ़ती हुई दुनिया में, मेनी यंग प्रोफेशनल्स, जो कई सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस, वो स्ट्रेस के प्रति क्या है, वल्नरेबल है, मतलब वो स्ट्रेस के शिकार बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, अच्छा इंट्रो आपको कौन सा लग रहा है भाई। इसके अंदर बता रखा है आगे के बारे में कि भाई आज की टाइट डेडलाइंस की वजह से या इंक्रीज्ड फोकस ऑन परफॉर्मेंस की वजह से लोगों में क्या हो गया, अपनी जो एक पर्सनल वर्क, प्रॉपर जो वर्क लाइफ है उसको लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कह सकते हो पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अंदर इंट्रो दिया गया कि भाई लोगों में किस प्रकार से स्ट्रेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सी से ज्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है अगर मैं सी से शुरू करता हूं, लेकिन आप कहते हो चलो सर ठीक है, ए से भी हो सकता है। तो ऐसे में मैंने आपको हमेशा बताया पेयर बना लो। क्या बना लो, पेयर बना लो। अब आप मुझे बताओ, यहां पर अगर कह रहा है टू ऐड टू दिस, यानी कि इसमें ऐड करते हुए, तो किसमें ऐड करते हुए, तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो होगा ना, इससे आप पेयर बना सकते हो। देखो, टू ऐड टू दिस, द करंट इकोनॉमी हैज इंपैक्टेड मैनी कंपनीज, जो करंट इकोनॉमी उसने कई सारे कंपनीज को इंपैक्ट, कंपनीज रेवेन्यूज, कंपनीज के रेवेन्यूज को क्या किया, इंपैक्ट किया, एंड प्रॉफिट्स विच इनफैक्ट हैव पुट मैनी जॉब्स एट रिस्क, जिसकी वजह से कई सारे जॉब्स जो वो रिस्क में आ चुके हैं, रिजल्टिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंसलिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस गोइंग अप सिग्निफिकेंटली। टू ऐड टू दिस, इसमें ऐड करते हुए, तो किसमें ऐड करते हुए, इसमें तो ऐड नहीं करोगे, है ना, क्योंकि यहां पर एक बात हो रही है कि आगे किस प्रकार से जो इकोनॉमी, हमारे करंट जो इकोनॉमी, उसने किस प्रकार से इंपैक्ट किया है कंपनीज को, उनके रेवेन्यूज को, ठीक है, और जॉब्स को किस प्रकार से इंपैक्ट किया है। अब आप मुझे बताओ, इस वाले लाइन के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि टाइट डेडलाइंस होने की वजह से, डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स होने की वजह से, एम्प्लॉयज अनेबल है क्या करने के लिए, अपनी वर्क लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और इसी में ऐड करने के लिए हम अगर देखें तो जो करंट इकोनॉमी है, तो आपको नहीं लग रहा कि ए के बाद जो डी है वो बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि ए में
एक बात बताई गई है, और डी में उसी को सपोर्ट करने के लिए दूसरी बात बताई गई है। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? और वैसे भी आप देखो एक और पेयर बना सकते हो। यहां पर क्या बोला, इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मैनी यंग प्रोफेशनल्स आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस, और उसके बाद देखो उसी स्ट्रेस को यहां पर इंट्रोड्यूस किया, मतलब इंट्रोड्यूस तो यहां पर कर दिया, उसी को आगे यहां पर उसके बारे में बता रखा कि स्ट्रेस कुड एमिनेट आउट ऑफ वेरियस सिचुएशंस सच एज लाइफस्टाइल, हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज, की स्ट्रेस की वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो मतलब पहले स्ट्रेस के बारे में बताया और फिर उसी के बारे में आगे बताया कि इसकी वजह से क्या क्या लॉस होता है या इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है। तो सी के बाद जो बी का पेयर है वो भी बन रहा है। अब सी के बाद बी और ए के बाद डी, ये दोनों पेयर इसमें दिख रहे हैं क्या? देखो सी के बाद डी इसमें भी है और ए के बाद भी इसमें भी है, ठीक है। सी के बाद भी इसमें भी है, सॉरी इसमें सी के बाद डी है, सी के बाद बी चाहिए ना, तो ये तो खत्म हो गया। हमें सी के बाद बी चाहिए, इसमें सी के बाद डी है, तो खत्म हो गया। एक ही आंसर बचा हमारा, सी के बाद बी और देखो ए के बाद डी। तो इसमें दोनों के दोनों पेयर बन रहे हैं। तो मैंने देख लिया दोनों के दोनों पेयर इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इंट्रो मुझे अच्छा सा ये मिल रहा है कि आज की दुनिया में स्ट्रेस की वजह से काफी सारे जो यंग प्रोफेशनल्स है वो क्या है, उस तनाव में जी रहे हैं या फिर उसके प्रति वल्नरेबल है, मतलब उससे ग्रसित हैं, ये कह सकते हो। और उसके बाद इसको आगे एक्सप्लेन कर रखा कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि सी के बाद क्या मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, जो कि मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। तो आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 22, बताओ जल्दी से। देखो शुरुआत या तो बी से होगी या डी से होगी, ना सी से हो सकता, ना सी से हो सकता और ना ही ए से हो सकता, क्योंकि देखो ऑप्शन देखो बी 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 और यहाँ पर डी। अब आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा। पहले डी वाला देख लो, डी अलग है ना, तो पहले डी देख लो। द स्मॉल गर्ल अडोर्ड द आउटडोर्स एंड रेलिज्ड, द स्मॉल गर्ल, अगर यहाँ पर स्मॉल गर्ल के पहले द लग रहा है, मतलब इसके पहले कहीं ना कहीं एक लड़की को डिफाइन किया गया होगा, तभी स्मॉल गर्ल के पीछे द लग रहा है। क्योंकि मैंने बताया था द लगने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को क्या बना रहे हो, स्पेसिफिक बना रहे हो। तो अगर स्मॉल गर्ल से पहले द लगाया, मतलब कहीं ना कहीं एक गर्ल के बारे में पहले हमने डिस्कस किया होगा, डायरेक्ट द स्मॉल गर्ल से शुरू नहीं होगा, यानी कि डी वाला खत्म हो गया। वैसे भी आप क्या करो, अगर फिर भी ना समझना तो पेयर बना लिया करो, सबसे आसान तरीका है। चलो पेयर कैसे बनाओगे, पेयर बनाओ भाई। देखो इसके अंदर क्या लिखा, शी डिस्कवर्ड अ स्विंग, उसे एक स्विंग यानी कि एक झूला मिला, कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री, जो कि पेड़ से बना है, ट्री ब्रांचेस। आपको पता ना ट्री की जो ब्रांचेस होती है, टहनियां होती है, उससे झूला बना होता है। लोग झूलते, गांव के जो बच्चे होते हैं आज भी झूला बना लेते हैं और झूलते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं उसको बांध देते हैं आपस में। बिहाइंड अ लार्ज बुश, मतलब एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे उसने देखा कि भाई एक झूला है, अ स्विंग, ठीक है। और अब डी वाले को पढ़ो, कैरन वेंट ऑन टू द स्विंग, और कैरन उस स्विंग पर चले। देखो पहले स्विंग के बारे में बताया कि उसको एक स्विंग यानी कि झूला दिखा, उसके बाद स्विंग के साथ द लगाया। तो देखो द क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऐसा नाउन हो जो अपने आप में खास ना हो और उसके साथ द लगा हो, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं उसके बारे में डिस्कशन हमने किया होगा। तो यानी कि देखो पहले उसने एक झूला देखा, आप बताओ पहले क्या होगा, पहले उसने झूला देखा होगा या पहले वो झूले पे गई होगी? तो जाहिर सी बात है पहले उसने झूला देखा होगा, फिर वो झूले पे गई होगी। यानी कि सी और डी का पेयर मुझे मिल गया कि सी के बाद डी आएगा। क्या इसमें सी के बाद डी है? 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 नहीं है, एक ही ऑप्शन है, खत्म। कितना टाइम लगा करने में बताओ? तो आपको एक बार सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए आपकी नजरें कितनी तेज है, आप कितनी जल्दी चीजों को देख सकते हो, कितनी जल्दी चीजों को समझ सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने कहा ना डेली की डेली आपको कम से कम 10 जो है ना आपको पैरा जंबल्स आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा रहेगा अगर आप डेली के 15 से 20 करो, क्योंकि इससे देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी जबरदस्त बनती जाएगी और आपके इंग्लिश में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज कर करके आप करो और लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। ठीक है भाई, ऑप्शंस देखो, ए बी और डी, यानी कि सी से तो शुरू नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब ए देखो, क्या ए से शुरू हो सकता है? जल्दी से बताओ मुझे। ए देखो, इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटजी, कि इसने इंडिया की जो पुरानी एजुकेशनल स्ट्रेटजी थी उसको सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? उसको छोड़कर उससे आगे निकल जाना और किसी चीज को पीछे छोड़ देना। ठीक है, उसको बोलते हैं सुपरसीड करना, या किसी की जगह ले लेना, ये भी कह सकते हो। तो इट सुपरसीडेड, इसने सुपरसीड कर दिया। तो किसने सुपरसीड कर दिया? पहले इसके बारे में कुछ बताओगे, सीधा इट से शुरू तो नहीं करोगे ना कि इट सुपरसीडेड, कि इसने सुपरसीड कर दिया इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटजी। यानी कि ए से तो एक मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा कि कोई इंट्रो बन रहा है, तो मैं ए वाले को काट देता हूं यहां पर। बी पढ़ो भाई फटाफट से। द इंडियन यूनियन कैबिनेट, इंडिया की जो यूनियन कैबिनेट है, अप्रूव्ड द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी ऑन 29 जुलाई 2020। हाँ, एक मुझे इंट्रो मिल गया ना कि इंडिया की जो यूनियन कैबिनेट है उसने क्या कर दिया,
इंडिया हमारे देश की एक नई एजुकेशनल जो स्ट्रेटजी है उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो मुझे यहां से एक इंट्रो मिल गया, ठीक है भाई। तो बी से शुरू हो सकता है। डी वाला पढ़ो, दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी, भाई पॉलिसी के साथ अगर दिस लगाए तो आपको पता है दिस दैट दीज दोज बताया था आपको मैंने। यहां अगर आपकी नजर जाए, ये देखो दिस दैट दीज दोज जब आता है तो उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट किसी ना किसी को सपोर्ट करता है। तो अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो मतलब इससे तो शुरू नहीं हो सकता, तो यानी कि डी से शुरू नहीं हो सकता। अब आपके पास दो बच्चे बी ए, देखो बी ए डी सी और बी सी डी ए। अब आप इन दोनों में क्या करोगे, पेयर देख लो, क्योंकि पेयर किसका बन रहा है, ठीक है भाई। बनाओ जल्दी से पेयर। देखो दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और ए वाले को पढ़ो, इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो एक चीज को देखो, इसमें आपको बताया गया कि इंडिया की जो यूनियन कैबिनेट है उसने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया इंडिया की नई नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी को। और इसी नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी ने क्या कर दिया है, इंडिया की जो प्रीवियस एजुकेशन स्ट्रेटजी है उसको सुपरसीड किया है। आपको पढ़कर समझ में आ रहा है कि ये वाली जो नई नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी है इसी ने तो सुपरसीड किया है ना इंडिया की प्रीवियस, यानी कि पहले वाली जो एजुकेशन स्ट्रेटजी है। यानी कि इस लाइन के जस्ट बाद ये वाली लाइन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि बी और ए का आपने पेयर बना लिया। तो बी और ए का पेयर मुझे इसमें तो नहीं दिख रहा, मुझे इसमें दिख रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, आपने इजीली कर दिया होगा इसको, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आप अटेम्प्ट किया करो क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 है, 24 23, अच्छा नंबरिंग में गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप इसको 24 मान सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ भाई जल्दी से। ऑप्शंस देखो ए बी सी डी, चारों अलग अलग है, फटाफट से देखो। क्या ए से शुरू हो सकता है, इन 1994 ही वॉज ऑनर्ड, उसको ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। तो ही मतलब यहां पर कौन है, ठीक है, पता नहीं है ना आपको, सीधा इंट्रो नहीं बन रहा है। बी देखो, ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, ये ग्रेट ऑनर मिलने के बाद में तो कौन सा ऑनर मिला है, क्या आपको इंट्रो दिया गया पहले, भाई सीधा बोल रहा दिस ग्रेट ऑनर, भाई दिस दैट दिस दोज आपको पता है सपोर्टिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो यानी कि ये जिसको सपोर्ट कर रहा होगा वो इससे पहले आएगा, यानी कि बी से तो शुरू नहीं होगा। डी पढ़ो, सी पढ़ो, फ्लेमिंग वॉज फ्लेमिंग बिकेम फेमस ओवरनाइट, फ्लेमिंग जो था वो रातों रात फेमस हो गया। एंड वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो यहां पर एक इंट्रो दे रखा है, एक व्यक्ति के बारे में बताकर इंट्रो दे रखा। तो हाँ सी से मुझे लग रहा है हो सकता है डी वाला पढ़ लो। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एंड हिज फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो ही कौन है यहाँ पर, पहले आप फ्लेमिंग के बारे में बताओगे तभी तो बोलोगे ही एंड हिज फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट whose combined efforts had led to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize। उन दोनों को क्या मिला, a joint Nobel Prize। क्या मिला, एक joint Nobel Prize। अब आप मेरी एक बात देखो, यहां पर आपको नोबेल प्राइज के बारे में बता रखा है, इंट्रोडक्शन दिया आपको नोबेल प्राइज के बारे में, और उसी के बाद में आप मुझे बताओ, अब ये वाला पढ़ना जरा, ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्टिंग है, ये किसको सपोर्ट करेगा, भाई उनको ऑनर किया गया है इस वाले प्राइज से, और इसी को सपोर्ट करने का क्या बोला गया, दिस ग्रेट ऑनर। ये जो ग्रेट ऑनर था फ्लेमिंग सैड, इसको रिसीव करने के बाद फ्लेमिंग ने क्या कहा, यानी कि आपको पता चल गया कि डी के बाद बी आ रहा है और सी के अंदर इंट्रो दे रहा, तो सी मुझे स्टार्टिंग में लग रहा कि आएगा, तो सी स्टार्टिंग में होना चाहिए और डी और बी का पेयर बनना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर ये सी स्टार्टिंग में तो नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर सी स्टार्टिंग में और डी और बी का पेयर भी बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ आया कि नहीं आया समझ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चीजों को आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो उतना कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखते आप लोगों को डर लगेगा, अगर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, वो देखते हो सोचेंगे अरे भाई इसको कौन पढ़ेगा, इतना खतरनाक लग रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि डरना नहीं है, करना है, ठीक है। कितनी अच्छी लाइन है, डरना नहीं करना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखो, सी सी ए। आई होप आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर भी ए है ना, ये यहाँ पर जैसे ही मैं करता हूं तो चेंज हो जाता है, चलो ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर, पहले सी वाले को पढ़ो, क्या सी से शुरू हो सकता है, द लैड फोर ही वॉज ओनली अ लैड, लैड माने होता है बच्चा, बींग बट 16 ईयर्स ऑफ एज, हालांकि 16 साल का था, वॉज नॉट सॉरी एट देयर डिपार्चर, वॉज नॉट सॉरी एट देयर डिपार्चर, उनके जाने से उसको बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं था, उनके जाने से, किनके जाने से, सीधा बोला देयर डिपार्चर, उनके जाने से, किनके जाने से, यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा, उनके जाने पे वो सॉरी नहीं था। एंड हैड फ्लंग हिमसेल्फ बैक विद अ डीप साई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने देख लिया देयर डिपार्चर, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई उनके जाने से जो बच्चा था 16 साल का जो भी था वो मतलब उनके जाने पे सॉरी नहीं था। तो किनके जाने पे, तो पहले कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बारे में बताया होगा, वो लोग जा रहे होंगे, उसके बाद ये वाली लाइन बोली गई होगी ना। आप दिमाग लगाया करो कि कुछ लोग होंगे,
वो चले गए होंगे, उनके जाने के बाद ही लाइन बोली होगी कि भाई जो बच्चा था वो उनके जाने पर सॉरी नहीं था। तो पहले आप ऐसा ढूंढो कि कहीं पर क्या कुछ लोगों की जाने की बात हो रही है। देखो डी देखो एक बार, हिज कोर्टियर्स हैड ऑल टेकन देयर लीव ऑफ हिम, टेकन देयर लीव ऑफ हिम, इसका मतलब क्या होता है, जैसे बोलते ना कि नाउ आई टेक केयर, आई टेक लीव ऑफ यू, इसका मतलब क्या होता है कि अब मैं यहां से जाऊंगा, अब तुम अकेला छोड़कर, मतलब मैं यहां से जाऊंगा। तो देखो उसके जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, कौन थे, दरबारी थे, वो सारे के सारे उसको छोड़कर वहां से चले गए, और उनके डिपार्चर पर, उनके जाने पर वो सॉरी नहीं था। यानी कि डी और सी का पेयर आपको मिल गया। क्या डी के बाद सी इसमें है, नहीं है। क्या डी के बाद सी इसमें है, नहीं है। क्या डी के बाद सी इसमें है, नहीं है। क्या डी के बाद सी इसमें है, एक ही आंसर है, खत्म। कितना टाइम लगा करने में, कितना टाइम लगा करने में, टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, मैंने वही तो बताया। इतना बड़ा देखकर आप लोग देखो, मैंने ए और बी को तो पढ़ा ही नहीं, मैंने ए और बी को तो पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ दो को पढ़ के आंसर। देखो एग्जाम में अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, आप ना एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव को समझो। आपको पता है कि एग्जामिनर को भी पता है कि आपको 1 घंटे में 100 सवाल करना है, या फिर जब आप मेंस देने जाओगे तो 1 घंटे में आपको इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, और साथ में आपको जीएस के 25 क्वेश्चन, यानी कि 1 घंटे में आपको कितने करने हैं, 70 सवाल करने हैं, 45 5, हाँ 70 सवाल। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे रहा है, तो एग्जामिनर यही चाह रहा है आपसे कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, और आप कोई ट्रिक लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आप इसको अगर पूरा पढ़ने बैठ जाओगे तो ये किसी पैसेज से कम नहीं है, ये पूरा एक पैसेज है। तो अगर एग्जामिनर आपको अलग से एक पैसेज दे रहा है, उसके 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर अगर ये भी दे रहा है, ये भी पैसेज की फॉर्म में हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ये चाहे कि आप इसको पढ़ो, तो ये भी तो पैसेज ही बन गया ना। तो एग्जामिनर कभी नहीं चाहेगा कि आप इसको पूरा पढ़ो, वो भी यही चाहेगा कि आप ऐसी ट्रिक्स लगाकर, अपना दिमाग यूज करके, फटाफट से अपनी कीन साइट को यूज करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। सबसे मैंने बेहतरीन तरीका आपको बताया पेयर बनाने का। अगर आप पेयर बनाना जानते हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे एग्जाम के अंदर, और आप एग्जाम से आकर निकल के बोलोगे क्या पढ़ाया रोशन सर ने, मजा आ गया, मतलब नहीं, मतलब तुसी ग्रेट हो, ऐसा बोलोगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 आप इसको करेंगे पहले खुद से, फिर मैं बताऊंगा आपको। स्क्रीन को पॉज करके कर लिया करो आप, क्योंकि मैं गैप नहीं कर सकता ना ऐसे कि आप पहले आप कर लो फिर मैं बैठा रहूं। टेक्नोलॉजी का यूज करो, आप पॉज करो, तो जाहिर सी बात है जैसी पॉज से हटाओगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भाई। देखो ऑप्शंस देखो, ए सी बी ए, देखो ए सी बी और ए, यानी कि या तो ए से होगा, या बी से होगा, सी से होगा, डी से तो नहीं होगा, तो डी को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है भाई। पढ़ो जरा, बी या ए से पढ़ो पहले, हो सकता है क्या। द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ, रेडी नाउ कोई पुस्तक होगी जो मैंने वहां से सीखी, वॉज द नीड ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान। वो मैंने क्या सीखा कि एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, शी स्टेटेड। तो एक इंट्रो तो है, हो सकता है कि भाई सबसे जरूरी चीज जो मैंने यहां से सीखी वो ये थी कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ए से इंट्रो बन रहा है, ठीक है। बी को पढ़ो, द इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू निकोला was inspiring and confirmed her capacity to live effectively with a disability। इससे मुझे कोई प्रॉपर इंट्रो तो नहीं मिल रहा, आगे पढ़ते हैं। सी पढ़ो, आई मेड श्योर आई हैड अ जनरेटर, मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास एक जनरेटर हो, व्हीलचेयर की बैटरीज हो, एंड एटलीस्ट अ वीक्स वर्थ ऑफ फूड, और एक हफ्ते का खाना हो, वाटर हो, एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, और जो मेरे पास मेडिकेशन वगैरह। तो ये तो इंट्रो नहीं है, ये तो आगे की कोई लाइन बताई जा रही है कि मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास जनरेटर हो, व्हीलचेयर हो। तो जाहिर सी बात है ये लाइन तभी बोली गई होगी जब इससे पहले किसी आपदा का जिक्र किया जाए, या इससे पहले कुछ ऐसा बोला जाए जो इससे मैच कर जाए, कि मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास जनरेटर हो, व्हीलचेयर की बैटरी हो, दवाइयां हो, खाना हो, पानी हो। ये लाइन आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, बंदा कब बोलेगा, जब इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें इमरजेंसी की बात की जा रही हो, या आपदा की, विपत्ति की बात की जा रही हो, तभी तो बंदा बोलेगा कि मैंने सुनिश्चित कर लिया कि हमारे पास यही सब होना चाहिए। तो इससे शुरू तो नहीं करोगे ना आप, ठीक है। आगे देखो, हाँ ठीक है, या तो ए या बी, या तो ए से शुरू होगा, बी से शुरू होगा। ए वाले भी आपके पास दो है, बी वाला एक है। अब क्या करो, पेयर बना लो मेरे भाई, ठीक है। देखो डी वाला पढ़ो एक बार। व्हेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर, जब मैंने उस इम्पेंडिंग डेंजर के बारे में पढ़ा, उस खतरे के बारे में पढ़ा, आई ईमेल्ड ऑल ऑफ माई केयर गिवर्स, मेरे जितने भी केयर करने वाले थे मैंने उनको ईमेल किया, टू सी हु लिव्ड नियर बाय एंड वुड बी एक्सेसिबल, कि कौन सबसे पास रहता है और किस तक मेरी एक्सेस सबसे मतलब जल्दी हो सकती है, ठीक है। मैंने सबसे पहले ईमेल किया जैसी मैंने इम्पेंडिंग स्नोस्ट्रॉम, इम्पेंडिंग का मतलब होता है कोई आने वाला संकट, स्नोस्ट्रॉम का मतलब आपको पता होगा था जब ऐसे इलाकों में जो बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर जब बर्फ का तूफान आता है उसको बोलते हैं स्नोस्ट्रॉम, ठीक है। तो देखो यहां पर एक बर्फ के तूफान के यानी कि खतरे की बात की जा रही है, ठीक है। समझो मेरी बात को ध्यान से, मतलब मैंने सुना कि भाई क्या आने वाला है, एक तूफान आने वाला है बर्फीला,
तो मैंने सुनिश्चित कर लिया कि मेरे पास जनरेटर हो, व्हीलचेयर की बैटरी हो, मेरे पास एक हफ्ते का खाना हो। यानी कि आपको नहीं लग रहा कि पहले डी बोला होगा, जो भी बोलने वाला है पहले उसने डी बोला होगा, यानी कि आने वाला खतरा मैंने देखा कि स्नोस्टॉर्म आने वाला है, तो भैया मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास जो है ना जनरेटर, खाना, ये सब होना चाहिए। यानी कि डी और सी का आपने पेयर बनाया कि पहले डी फिर सी। क्या इसमें डी और सी है? नहीं है। क्या इसमें डी और सी है? नहीं है, उल्टा है। क्या इसमें डी और सी है? नहीं है, उल्टा है। इसमें डी और सी है तो खत्म, आंसर आ गया आपका 27 का 4। कितना टाइम लगा करने में? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पेयर बनाने का जो तरीका है इज द बेस्ट। आपको पता है ए से इंट्रो बन रहा था, तो ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है कि द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वाज द नीड ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 करो जरा फटाफट से। हाँ, कर लिया होगा आपने। ठीक है, देखो भाई ऑप्शंस देखो, सबसे पहले लिखा क्या है देखो ऑप्शंस को, ए, बी और सी, यानी कि डी से तो नहीं होगा। अब ए वाले को पढ़ लो पहले, डी से तो नहीं होगा, ए वाले को पढ़ लो। क्या लिखा है? द मूवमेंट बिगेन इन रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। द मूवमेंट बिगेन, कि जो मूवमेंट था वो शुरू हुआ। द मूवमेंट, मूवमेंट से पहले द लगा, मूवमेंट का मतलब आंदोलन, मूवमेंट से पहले द लगा है, मतलब मूवमेंट को यहाँ पर स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। और स्पेसिफिक कब बनाते हैं? जब इससे पहले इसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ हो। तो मूवमेंट मुझे किस में दिखाई दे रहा है? दिस आइडिया वॉज एम्पलीफाइड बाय द JW वॉन गोएथे, JLTS एंड अदर्स इन जर्मनी। नहीं है। एस्थेटिसिज्म वॉज अ यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट। हाँ ये रहा, एस्थेटिसिज्म जो था वो एक यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट था, वॉज अ यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट, मतलब एक आंदोलन था जो यूरोप में चलाया गया था, विच सेंटर्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन। यानी कि यहां पर एक मूवमेंट के बारे में आपको इंट्रो दिया गया है कि भाई एस्थेटिसिज्म जो है वो एक यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट था, विच सेंटर्ड, जो केंद्रित था ऑन द डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत पर, दैट आर्ट एग्जिस्ट, की जो आर्ट है वो मौजूद है, फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन, कि आर्ट का मतलब ही होता है उसकी ब्यूटी, और आर्ट की या जब ब्यूटी की आप बात करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्थेटिसिज्म। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपको एक इंट्रो दिया गया है भाई मेरे 28 के अंदर, यानी कि सी के अंदर एक आपको क्या दिया गया? इंट्रो। ठीक है, और आपने पेयर भी बना ही लिया कि भाई सी के जस्ट बाद ए आएगा, सी के जस्ट बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो क्या सी के बाद ए इसमें है? नहीं है। क्या सी के बाद ए इसमें है? नहीं है। क्या सी के बाद ए इसमें है? क्या इसमें है? सी के बाद ए नहीं है। देखो सी से शुरू भी हो रहा है, ये भी बात सही है कि सी एक इंट्रो दे रहा है आपको, और सी के बाद ए का पेयर भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फटाफट से, और उससे पहले आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। ठीक है भाई, 29 क्वेश्चन देखो जल्दी से। ए, बी और डी, यानी कि सी से तो नहीं हो सकता शुरू। ए पढ़ो, एनिमे इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन। एनिमे जो है एक एनिमेशन का ही स्टाइल है, पॉपुलर इन जापानीज फिल्म्स, जो कि जापानीज फिल्म्स के अंदर पॉपुलर। तो ये इंट्रो है, बहुत अच्छा इंट्रो है। एनिमे को यहां पर एक्सप्लेन कर रखा कि एनिमे क्या है? एक एनिमेशन का ही स्टाइल है। एनिमेट का मतलब क्या होता है? निर्जीव चीज में जान डाल देना, उसको बोलते हैं एनिमेट। तो उसी को बोलते हैं, उसी का नाउन क्या है? एनिमेशन। आपने देखा होगा जो कार्टून्स होते हैं, तो कार्टून्स में क्या, जो कैरेक्टर है, डोरेमोन है, शिनचैन है या नोबिता है, क्या वो रियल कैरेक्टर से नहीं है? वो तो केवल एक पिक्चर है, उस पिक्चर में जान डाल दी गई है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमेशन। और उसी से एक जॉनरा क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनीमे, जो कि आजकल के युवाओं के अंदर बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत देखते हैं एनीमे आजकल, बहुत ज्यादा देखते हैं। तो उसी को यहां पर डिफाइन कर रखा है, उसी को यहां पर इंट्रोड्यूस कर रखा है कि एनीमे इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म। यानी कि ए में इंट्रो मिल रहा है, तो मुझे पता बी और डी मुझे देखने का कोई फायदा नहीं है, मुझे ए में अच्छा इंट्रो मिल रहा है। फिर भी एक पेयर भी आप बना के देख सकते हो, अगर आपको पेयर भी बनाना है तो चलो पेयर बना लो। मॉडर्न एनिमे बिगेन इन 1956, जो मॉडर्न एनिमे था वो 1956 में शुरू हुआ था, एंड फाउंड लास्टिंग सक्सेस इन 1961। सक्सेस उसको 1961 में जाके मिली, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मूशी प्रोडक्शन, जब मूशी प्रोडक्शन ने इसको एस्टेब्लिश किया। एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी जब आया, शुरू हुआ, यानी कि सन 2000 जब शुरू हुआ, एनिमे बिगेन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी। एनिमे को जो था इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिलने लगी। यानी कि पहले बात की जा रही कि भाई वो एस्टेब्लिश कब हुआ? 1956 में। उसके बाद ही तो बताया जाएगा कि जब 20वीं 21वीं शताब्दी शुरू हुई। पहले घटना 1956 की बताई जा रही है कि इसमें एस्टैब्लिश हुआ था, और पॉपुलर वर्ल्ड वाइड कब हुआ? 21st सेंचुरी के अंदर हुआ। यानी कि पहले बी होगा तभी है ना सी होगा। हाँ, समझे कि नहीं? यानी कि आपको पता है ए आपको इंट्रो दे रहा है, और आपको पता है पहले बी आएगा तब सी आएगा, यानी कि पेयर आपने बना लिया बीसी। क्या बीसी का पेयर इसमें है? नहीं है। बीसी का पेयर इसमें है, और ए से शुरू भी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी किसी में भी देखो बीसी का पेयर नहीं बन रहा, तो पेयर से भी कर सकते थे आप इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बताओ। देखो बी
बी डी डी बी, अच्छा दो ही है, एक तो देखो बी से शुरू हो रहा है और एक डी से, यानी कि ना तो ए आ सकता शुरू में ना सी आ सकता। अब आप देख लो बी और डी में से क्या आएगा, ठीक है भाई। पहले डी वाले को पढ़ लेते हैं क्योंकि एक अलग है, तो डी पढ़ लो। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स, उसने अपने सारे आइटम्स बेच दिए। ऑल द आइटम्स, सारे आइटम्स, आइटम से पहले द लग रहा है, मतलब स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। तो स्पेसिफिक तभी बनाया जाएगा जब कहीं ना कहीं आइटम्स का जिक्र कर रखा होगा, यानी कि डी से पहले ऐसा कुछ ढूंढ लो जिसमें कई सारे आइटम्स की बात हो रही हो। अनदर बॉय ट्राइड हिज लक एंड वॉन अ कॉम्ब, कॉम्ब असल में इसको कॉम्ब पढ़ते हैं, यानी कि कंघी। अ फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प। देखो कितने सारे आइटम मिल गए मुझे, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे पता है कि पहले ए आएगा तब डी आएगा, क्योंकि डी में बोला है ऑल द आइटम्स, सारे के सारे आइटम्स। तो कौन से आइटम्स, यही वाले आइटम्स, यानी कि ए और डी का पेयर बन रहा है। तो ए और डी का पेयर किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर खत्म। फिर भी एक और कुछ देख लेते हैं अपनी, मतलब एक बार श्योर हो जाते हैं भाई, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि चलो बी से शुरू हो रहा है। तो एन ओल्ड मैन वॉन अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बूढ़े आदमी ने एक सुंदर सी घड़ी जीती। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट द क्लॉक, उसको घड़ी नहीं चाहिए थी। सो द शॉपकीपर टुक इट बैक, शॉपकीपर ने वापस ले लिया। एंड पेड 15 रुपीज टू द ओल्ड मैन। अच्छा इंट्रो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ए कह रहा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ो। अनदर बॉय, एक दूसरे बॉय ने, एक दूसरे लड़के ने, ट्राइड इज लक, उसने भी अपना लक आजमाया। एंड वोन अ कॉम, फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प, वन आफ्टर द अदर इन मेनी चांसेस दैट ही प्लेड। उसके बाद ही सोल्ड ऑल द आइटम्स, उसने सारे आइटम्स बेच दिए, इसी लड़के ने, इसी की बात हो रही है, उसने सारे आइटम बेच दिए टू द शॉपकीपर एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुश खुश चला गया अपने घर। राशिद, जो राशिद था, ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले एंड ट्राई हिज लक, राशिद का भी मन हुआ कि भाई वो भी खेले और अपना लक आजमाए। भैया एनकरेज हिम, तो भैया ने उसको एनकरेज किया। बट राशिद वॉज नॉट लकी। अब आपको पता है डी के बाद तो सी ही आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर राशिद का मन हुआ खेलने का, और राशिद यहां पर भैया लकी साबित न हुआ, कुछ भी नहीं जीत पाया। तो इस एक्शन की बाद ही तो एक्शन होगा, पहले मन किया होगा तभी तो खेला होगा, और उसका लक नहीं काम किया होगा। यानी कि डी और सी का भी पेयर बन गया। तो देखो डी और सी का भी पेयर यहां पर बन रहा है, और इसमें भी डी और सी का पेयर बन रहा था, इसमें भी बन रहा था, लेकिन आपको पता है डी से शुरू तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ही सोल्ड ऑल द आइटम, सीधा उसने बेच दिया अपने सारे आइटम, ये इंट्रो नहीं है, तो ये कट जाता। इसमें भी डी और सी है, अब बी कह रहा शुरू, तो बी से शुरू भी हो सकता था। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते, तो आपने एक पेयर बना लिया एडी का, तो एडी का पेयर देखना था, तो इसमें एडी का पेयर नहीं है, इसमें एडी का पेयर है, तो खत्म। देखो कहीं से भी घुमा फिरा के ले आओ, आंसर तो यही आएगा जो आंसर है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से बताओ, ऑप्शन देख लो, ए बी सी डी, आसान हो जाता है करना, देख लो किससे शुरू हो सकता है किससे नहीं हो सकता, ठीक है भाई। पहले पहले एक एक करके देखना शुरू करो, क्या ए से शुरू हो सकता है। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। बी पढ़ो, यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल शोइंग अप इन योर ईमेल बॉक्स। सी पढ़ो, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज़पेपर, ये तो इंट्रो नहीं हो सकता। स्पैम इज द फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट, स्पैम का मतलब होता है इंटरनेट पे फ्लड, यानी कि लगातार एक के बाद एक के बाद एक मैसेज, विद मैनी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज, एक ही मैसेज को कई बार कॉपी कर करके जब फ्लडिंग की जाती है इंटरनेट पे, उसको स्पैम कहते हैं। इन एन अटेम्प्ट, इस कोशिश में, टू फोर्स द मैसेज ऑन पीपल, कि मतलब जब आप नहीं देखते, मैसेज को नहीं खोलते, तो वो मैसेज बार बार किया जाता ताकि आप एक बार तो देखो। तो इसके अंदर स्पैम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसके अंदर स्पैम को क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि डी में मेरे को इंट्रो मिल सकता है। अब आप क्या कर सकते हो, पेयर बना सकते हो, क्या कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। जरा इस वाले को पढ़ो, ये वाला जो ऑप्शन है इसको पढ़ो। यू वुड हैव सीन, आपने देखा होगा, एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल, जंक मेल का जो बढ़ता हुआ अमाउंट है वो आपने देखा होगा, शोइंग अप इन योर ईमेल बॉक्स, आपके ईमेल बॉक्स में। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल, ये असल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है, और जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग। तो पहले यहां पर जंक मेल के बारे में बताया, और उसके बाद में फिर उसी को आगे एम्फेसाइज करने के लिए बोला कि इट इज बेसिकली, असल में है क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है। यानी कि पहले जंक मेल बताया, उसी जंक मेल के बारे में आगे आपको इन्फो दिया, यानी कि बी और सी का पेयर आपने बना लिया। तो बी और सी का पेयर किसमें दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें बी और सी का पेयर दिख रहा है, और आपको पता है डी इंट्रो भी था, तो इसमें डी से शुरू भी हो रहा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। सिंपल है, आया समझ में कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 करो भाई जल्दी से। बी सी और ए, डी से तो नहीं हो सकता, तो पहले पढ़ लो बी वाले को, क्या बी से शुरू हो सकता है। ओलंपिक गेम्स इज एन एथलेटिक फेस्टिवल, ओलंपिक गेम जो एक एथलेटिक फेस्टिवल है, दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस, जो ग्रीस में शुरू हुआ था, एंड वाज रिवाइव्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी में इसको रिवाइव किया गया था। तो इंट्रो तो दे रहा है, ओलंपिक गेम्स के बारे में एक इंट्रो दे रहा है, यानी कि बी से शुरू हो सकता है, ठीक है। अब सी वाले को देखो, क्या सी से शुरू होगा। बिफोर द 1970s द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिटेड, द गेम्स यानी कि गेम्स को क्या कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है,
तो पहले गेम्स को डिस्कस करोगे तभी तो द लगाओगे, स्पेसिफिक करने से पहले उसको इंट्रोड्यूस तो करो। तो इंट्रोड्यूस तो हमने ओलंपिक गेम्स को यहां पर किया है, तो यानी कि इंट्रो सी में तो नहीं मिल रहा मुझे, तो सी वाला कट जाएगा। ए पढ़ो, द ओलंपिक गेम्स, यहां पर भी देखो ओलंपिक गेम्स के पहले द लग रहा है, मतलब स्पेसिफिक बना रहा है, तो स्पेसिफिक तभी बनेगा जब पहले उसको इंट्रोड्यूस करोगे, यानी कि ए वाला भी पहले नहीं आएगा। ठीक है भाई, बी वाला बचेगा, यानी कि बी से शुरू होगा। अब आप पेयर बना लो। पेयर कैसे बनाओगे? पेयर बनाओ। देखो ओलंपिक गेम शुरू हुए थे ग्रीस के अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है, बिफोर द 19, देखो यहां पर बोला गया कि 19वीं शताब्दी में इसको रिवाइव किया गया, और यहां पर बोल रहा है 19वीं शताब्दी से पहले, 1970 से पहले, सॉरी मतलब 1970 से पहले की बात कर रहा है। द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिट टू द कॉम्पिटिटर्स विद द एमेच्योर स्टेटस, कि पहले जो 1970 से पहले जो गेम्स थे ये लिमिटेड थे, किस तक लिमिटेड थे, कॉम्पिटिटर्स विद द एमेच्योर स्टेटस, मतलब जो एमेच्योर तरह के खिलाड़ी हुआ करते थे, प्रोफेशनल नहीं होते थे, जो प्रोफेशनल नहीं होते उनको एमेच्योर कहते हैं, वहां तक सीमित थे। लेकिन 1980 में मेनी इवेंट्स वर ओपन टू प्रोफेशनल एथलीट्स, ये जो इवेंट्स थे ये प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए भी ओपन हो गए करंटली। और आज के समय में देखो, यहाँ पर पुराने समय की बात की गई और यहाँ पर आज के समय में द गेम्स आर ओपन टू ऑल, और आज के समय में जो गेम्स है सबके लिए ओपन है। पहले लिमिटेड थे, किसके लिए, एमेच्योर लोगों के लिए। फिर 1980 के अंदर कई सारे इवेंट्स कराए गए थे प्रोफेशनल्स के लिए, कई सारे, सारे नहीं कई सारे, और आज के समय में सारे के सारे द गेम्स आर ओपन टू ऑल, सारे गेम्स सबके लिए ओपन है, इवन द टॉप प्रोफेशनल एथलीट्स इन द बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, यानी कि सॉकर जिसको आप कहते हो। यानी कि सी और डी का पेयर आपने बना लिया, तो सी और डी का पेयर किस में दिख रहा था आपको, इसमें नहीं दिख रहा ना, सी और डी का पेयर इसमें दिख रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बी से इंट्रो दे रहा था आपको पता है, तो दो ऑप्शन बच गए थे, 1 और 3, तो मैंने किसका पेयर बना लिया, सी और डी का, तो सी और डी का पेयर ए में मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। वी, अच्छा पहले ऑप्शंस देख लो, ए बी सी डी चारों अलग अलग है, तो देख लो भाई किससे शुरू हो सकता है, ए से देख लो। वी रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन एस एफ narrative with the realities of this world and some elements are strange from the reality so as to take us to an unreal world। ठीक है, अब पढ़ो देयर, देखो देयर फोर से तो शुरू नहीं होगा, देयर फोर का मतलब होता है इसीलिए, तो इसीलिए से कभी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, पहले कुछ बताओगे तब उसके लिए, निष्कर्ष के लिए बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, डी से भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि डी में क्या बोल रहा है, इट इज हाईली सीप्ड इनटू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हाईली सीप्ड इनटू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, किसकी बात हो रही है, क्या चीज सीप्ड है, किसमें सीप्ड है, आपको इंट्रो नहीं मिल रहा ना यहाँ से, तो डी से भी शुरू नहीं हो सकता। अब ए वाला पढ़ो, सी वाला पढ़ो। साइंस फिक्शन इज अ जॉनरा, साइंस फिक्शन एक जॉनरा है, विच मैनिफेस्ट, जो मैनिफेस्ट करता है इन इटसेल्फ द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रीमाइसेस ऑफ्टन इन अ फैंटास्टिकल मैनर इन अ नैरेटिव। देखो यहाँ से कितना अच्छा मुझे इंट्रो मिला, यहाँ पर साइंस फिक्शन को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि साइंस फिक्शन एक जॉनरा है विच मैनिफेस्ट इन इटसेल्फ द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रीमाइसेस, तो यानी कि सी से मुझे अच्छा इंट्रो मिल रहा है, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं सीधा आंसर ये मार देता। ठीक है, वैसे भी आप पेयर बना सकते हो, अगर आपको पेयर बनाना है तो पेयर बनाओ। ठीक है, पेयर कैसे बना सकते हो, इट इज हाईली सीप्ड, सी और डी का तो पेयर बन ही जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर साइंस फिक्शन को एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद उसी के बारे में आगे बता रखा कि इट इज हाईली सीप्ड इनटू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, और इसी वर्ल्ड में सीप्ड है, मतलब इसी वर्ल्ड में घुला मिला सा है। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद हाँ इसको पढ़ो। देयरफॉर इट इज ऑफ्टन सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट इज अ नेसेसरी मींस थ्रू विच द एसएफ इज यूजुअली अंडरस्टूड, जिसके थ्रू हम एसएफ को यूजुअली क्या करते हैं, समझते हैं। वी रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट ऑफ एन एसएफ narrative with the realities of this world and some elements are strange from the reality so as to take us to an unreal world। ठीक है, वैसे भी देखो आपने सी और डी का पेयर बना लिए, अगर आपको आगे समझ में नहीं भी आता, देखो मैं तो समझ गया हूं, मुझे पूरा का पूरा समझ में आ गया, मैं आपके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि आपको पता है सी में आपको एक इंट्रो मिल रहा है और डी में आगे उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर इसमें पेयर नहीं भी बनाना है तो इंट्रो देखना था सिर्फ आपको, क्योंकि जब चारों ऑप्शन अलग होते हैं तो आपको पेयर से मतलब ही नहीं होता, आपको सिर्फ देखना होता कि इंट्रो किसमें आपको अच्छा मिल रहा है। तो इंट्रो मुझे सी में मिल रहा है, सी के अंदर साइंस फिक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मैं इसका आंसर सीधा लगाता हूं ऑप्शन ए, और ये इसका आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसके अंदर आपको। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भाई, क्या ए से शुरू, देखो ए बी सी डी चारों अलग अलग है, क्या ए से शुरू हो सकता है, दोज वर्सेज, वो जो छंद हैं या जो वर्सेज हैं, जो पंक्तियां हैं, आर कलेक्टिवली नोन एज भगवत गीता, उन वर्सेस को ही मिला जुला कर हम क्या बोलते हैं, भगवत गीता। तो किन वर्सेस को, अगर बोल रहा है दोज वर्सेस, उन वर्सेस को, तो किन वर्सेस को, पहले वर्सेस के बारे में बताएंगे, यानी कि ए से तो शुरू नहीं होगा। बी पढ़ो। His hesitation before the battle against his family
किसकी हेजिटेशन की बात हो रही है? हिज हेजिटेशन बिफोर द बैटल, बैटल से पहले, अगेंस्ट हिज फैमिली बिकेम द ओकेजन फॉर हिज फ्रेंड द शैरियोटियर, यानी कि जो रथ चला रहे थे, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा, टू डिलीवर अ डिस्कोर्स ऑन धर्मा, कि उन्होंने धर्म के ऊपर उसको उनको क्या किया? डिस्कोर्स किया। तो किनको डिस्कोर्स किया? पहले तो उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना है, तो बी से शुरू नहीं होगा, सी पढ़ो। अर्जुन वॉज वन ऑफ द 5 पांडव ब्रदर्स, कि अर्जुन जो थे वो 5 पांडव भाइयों में से एक थे। हु आर द हीरोज ऑफ द इंडियन एपिक, महाभारत, जो महाभारत के क्या है? हीरोज हैं। तो इसके अंदर इंट्रो दिया जा रहा है अर्जुन के बारे में। आपको समझ में आया नहीं कि सी से शुरू हो सकता है? कितना अच्छा इंट्रो मिल गया। डी पढ़ो। ही वॉज द सन ऑफ द गॉड इंद्रा, वो भगवान इंद्र के बेटे थे। कौन भगवान इंद्र के बेटे थे? यही अर्जुन थे। यानी कि ही से डायरेक्ट शुरू नहीं करोगे ना, पहले अर्जुन को आपने क्या किया? यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जो बोलना है वो बोलोगे। अब आप देखो, पढ़कर देखो क्या बन रहा है, कुछ पढ़ो। अर्जुना वॉज वन ऑफ द 5 पांडवा ब्रदर्स हु आर द हीरोज ऑफ द इंडियन एपिक द महाभारत। ही वॉज द सन ऑफ द गॉड, देखो सी के बाद डी, ही वॉज द सन ऑफ द गॉड इंद्रा एंड वॉज फेमस फॉर हिज आर्चरी, अपनी आर्चरी यानी कि धनुष बाण के लिए वो क्या थे? प्रसिद्ध थे। हिज हेजिटेशन बिफोर द बैटल, बैटल से पहले उनका जो हेजिटेशन था अगेंस्ट हिज फैमिली बिकेम द ओकेजन फॉर हिज फ्रेंड द शैरियोटियर लॉर्ड कृष्णा टू डिलीवर, लॉर्ड कृष्णा ने डिलीवर किया अ डिस्कोर्स, यानी कि एक मतलब एक तरीके से, डिस्कोर्स का मतलब एक तरीके से कह सकते हो प्रीच किया, मतलब उनको ज्ञान दिया ऑन धर्म, धर्म के ऊपर। और वही जो वर्सेस थे, वही जो ज्ञान की बातें थी, वही जो पंक्तियां थी, आर कलेक्टिवली, उन्हीं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? भगवत गीता। तो इसी डिस्कोर्स की जो क्या है? वर्सेस हैं, उनको मिलाकर भगवत गीता कहते हैं। यानी कि बी और ए का पेयर बन रहा है। तो बी और ए का पेयर देखो, बी का पेयर, बी और ए का पेयर जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, तो वैसे ही खत्म हो जाता। अब आपको पता है ये खत्म हो जाता क्यों? क्योंकि सीधा बी से शुरू करने के लिए कह रहा है, जो कि नहीं होगा। सीधा बोल रहा है हिज हेजिटेशन, तो किसकी हेजिटेशन है नहीं पता, तो कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, तो क्या आप देखो डी से शुरू होगा सी से? तो आपको पता है सी से ही शुरू हो सकता है। अगर दोनों में कंपेयर करना हो तो सी से शुरू होगा, क्योंकि डी में क्या बोला? ही वॉज द सन। तो पहले आप अर्जुन को एक्सप्लेन बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद बोलोगे ही वॉज द सन, तो यानी कि ये भी कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो जरा इसको। देखो ए बी सी डी चारों अलग अलग है, तो ए से देखो, लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जो सारे बाधाओं के डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, जो सारी बाधाएं खत्म कर देते हैं। इज वर्शिप, उनकी पूजा की जाती है। फॉर इज विजडम, उनके विजडम के लिए, एंड ब्रिलियंस, और उनकी ब्रिलियंस के लिए। बी देखो, पीपल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश ऑन दिवाली, लोग जो हैं गॉडेस लक्ष्मी यानी कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो है पूजा करते हैं दिवाली पर। एक इंट्रो दिया जा रहा है यहाँ पर। दिस न्यू ईयर, इंट्रो नहीं है, दिस से शुरू होगा तो सपोर्टिंग है, आपको पता है, तो सी से तो शुरू नहीं होगा। गॉडेस लक्ष्मी इज ऑल्सो, जहां पर भी ऑल्सो आ जाए तो आपको पता है ऑल्सो भी क्या होता है? सपोर्टिंग स्टेटमेंट का काम करता है, लिखवा रखा है मैंने, तो ये भी पहले नहीं आ सकता। ठीक है, तो जिसको सपोर्ट कर रहा होगा उससे पेयर बना लो आप इसका। तो गॉडेस लक्ष्मी इज ऑल्सो वर्शिप्ड, कि गॉडेस लक्ष्मी जो है उनकी भी पूजा की जाती है। तो अगर उनकी भी पूजा की जाती है तो इनसे पहले कुछ ऐसा होगा जिसमें भी पूजा की बात की जा रही होगी। भाई अगर मैं ऑल्सो लगाता हूं, इज ऑल्सो वर्शिप्ड, उनकी भी पूजा की जाती है। ऑल्सो जो है किसको डिफाइन कर रहा है? वर्शिप होने को, कि गॉडेस लक्ष्मी को भी वर्शिप किया जाता है, को भी वर्शिप किया जाता है। मतलब इनसे पहले कोई ना कोई और ऐसे होंगे जिनको वर्शिप किया जा रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इनसे पहले वर्शिप करने की बात ए में की जा रही है कि लॉर्ड गणेश जो है उनकी वर्शिप की जाती है उनके विजडम के लिए, इसके लिए, यानी कि पहले ए रहा होगा तभी डी रहा होगा। समझ में आ गया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ए और डी का पेयर किस में बन रहा है? वैसे भी अगर आप देखोगे ए और डी इसमें है नहीं है, ए और डी का पेयर इसमें है नहीं है, इसमें भी है ए और डी। अब इन दोनों में आपको देखना कि पहले क्या आ सकता है, तो आप बताओ पहले ए, लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इज वर्शिप्ड फॉर हिज विजडम एंड ब्रिलियंस, या पहले बी, पीपल अडोर गॉडेस लक्ष्मी। तो आपको पता इंट्रो तो आपको बी में ही मिल रहा है, क्योंकि पहले बी को बताया, उसके बाद हमने दोनों को इंडिविजुअल बताया कि जो लोग हैं वो लक्ष्मी देवी की और गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर दोनों को सेपरेट बताया कि गणेश जी की पूजा क्यों होती है और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। गणेश जी की पूजा होती है उनके विजडम और ब्रिलियंस के लिए, और लक्ष्मी जी की पूजा होती है वेल्थ और सक्सेस के लिए। समझ में आ गया? तो आपको पता है बी से शुरू होते हुए ए पे जाएगा, फिर कहानी डी पे जाएगा, फिर लास्ट में सी आ जाएगा, तो आपका ये आ गया। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है, चलो बाय।